नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तुषार पाठक। स्वागत करता हूं आप सभी का स्टडी एटिक पर। दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने सिख एम्पायर का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लिया था। साथ में हमने देखा था कोहिनूर हीरे के बारे में थोड़ा सा एक आइडिया। आज हम पढ़ेंगे एंग्लो सिख वॉर्स के बारे में। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं एंग्लो सिख वॉर। तो महाराजा रणजीत सिंह की जो मृत्यु होती है, तो उसके बाद महाराजा खड़ग सिंह जो हैं वो 1839 से 1840 तक रहेंगे। उनके बाद कुछ समय तक महाराजा की गद्दी नवनिहाल सिंह ने संभाली। ठीक है, जिसके बाद महाराजा शेर सिंह आएंगे। उनका टाइम है 1841 से 1843। ये तब तक राजपाट संभालेंगे 1843 तक। शेर सिंह के बाद आएंगे महाराजा दुलीप सिंह, जो कि तब बहुत छोटे थे, तो उनकी जगह उनके नाम पर दुलीप सिंह की माता जिंदन राजपाट संभालेगी। आपके लिए महाराजा शेर सिंह और महाराजा दलीप सिंह को याद रखना इंपॉर्टेंट है। दलीप सिंह का जो जन्म है वो हुआ था 1838 में, और टोटल 2 एंग्लो सिख वॉर्स हुई थी जो कि महाराजा दलीप सिंह के टाइम पर ही हुई थी। इंग्लिश अभी तक सिख एम्पायर को छोड़कर बाकी पूरे देश पर कब्जा कर चुके थे। अब तो सिख एम्पायर को महाराजा रंजीत सिंह के बाद हथियाने के लिए एक बहाने की जरूरत थी। ठीक है ना, मतलब सिख एम्पायर को वो हथियाना तो चाहते थे, लेकिन क्या था कि अभी तक महाराजा रणजीत सिंह थे, तो उनके कारण कोई भी वो आगे ट्रीटी ऑफ अमृतसर का पालन कर रहे थे। जैसे ही वो चले जाते हैं, और उसके बाद तो फिर उनको एक बहाना चाहिए था कि कैसे सिख एम्पायर को एनेक्स करें किसी तरह से। तो ऐसा एक बहाने का जो फॉर्म है, ऐसा बहाना उनके सामने तब आता है जब महारानी जो जिंदन है वो क्या करेगी, अपनी जो एक पावरफुल फोर्स है उसका फायदा उठा के एक्सपेंशन करने की ट्राई करेगी। तो ये एक बहाना ऐसा बन जाता है जो ब्रिटिश को मिल जाता है एक तरह के मौके की तरह, और फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर जो है इसके कारण स्टार्ट हो जाती है। ये वॉर जो है वो 1 साल तक चली। इस 1 साल के दौरान इंग्लिश और सिखों में 5 बार कन्फ्रंटेशन होती है। ठीक है, और ये कहाँ होती है? पंजाब के अलग अलग प्रांतों में होती है, जैसे कि मुदकी है, बद्दोवाल है ना। तो ऐसे कुछ प्रांत थे जहाँ पे 5 बार कन्फ्रंटेशन होती है इंग्लिश और सिख के बीच में। तो इस वॉर के रिजल्ट में 2 ट्रीटीज होती हैं। एक थी लाहौर की ट्रीटी और दूसरी है ट्रीटी ऑफ भैरोवाल। ठीक है जी, लाहौर की ट्रीटी है और है ट्रीटी ऑफ भैरोवाल। इनमें सिखों को 1.5 करोड़ का वॉर गिल्ट भी पे करना पड़ा था, और उनकी सेना को भी लिमिटेड कर दिया गया था। इसके बाद फिर सेकंड एंग्लो सिख वॉर होती है, जिसकी टाइमिंग 1848 से 1849 तक की है। इस 1 साल में बेसिकली 2 लड़ाई लड़ी गई। पहली लड़ाई सिख नेता शेर सिंह और इंग्लिश कमांडर गफ, GUFF गफ, इनके बीच में हुई, जिसमें सिख जीत गए। दूसरी लड़ाई में इंग्लिश को लीड करने वाले थे चार्ल्स नेपियर, जिन्होंने 21 फरवरी 1849 में सिखों को हरा दिया। चार्ल्स नेपियर इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लो। इसको इससे ना क्वेश्चन आ जाते हैं प्री में चार्ल्स नेपियर से। तो ये लड़ाई कहाँ पे हुई थी? ये चिनाब रिवर के किनारे पे हुई थी। ठीक है, इसके बाद लॉर्ड डलहौजी ने 29 मार्च 1849 को पंजाब को एनेक्स कर लिया। ठीक है जी, नॉन एक्सपेंशनिस्ट है लॉर्ड डलहौजी। इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे आगे बाद में। तो सिख एम्पायर में 2 पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो पंजाब PCS में बहुत पूछते हैं, और एक बार IAS में पूछ चुके हैं। तो एक तो है ट्रीटी ऑफ अमृतसर, किसके टाइम में हुई और किसके द्वारा हुई? तो इसका आंसर आपको पता है कि मेटकॉल्फ और महाराजा रणजीत सिंह के बीच में 1809 में ट्रीटी ऑफ अमृतसर होती है, जिससे सतलुज रिवर जो है वो बाउंड्री बन जाती है। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है कि विलियम बेंटिक ने ट्रीटी ऑफ रोपड़ साइन करी थी, और किसके साथ करी थी? ये करी थी महाराजा रणजीत सिंह के साथ। और कब करी थी? ये करी थी 1831 में, 1831 में। ये ट्रीटी इसलिए साइन हुई थी कि जब इंग्लिश अफगानिस्तान से बैटल करने जाएंगे तो महाराजा रणजीत सिंह कोई इंग्लिश के लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे, रैदर वो इंग्लिश की हेल्प करेंगे अगेंस्ट अफगान्स।
सो ये तो थे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब आपको थोड़ा सा वर्ल्ड हिस्ट्री से कनेक्ट करके कुछ पॉइंट समझाता हूँ, उनको समझो। शुरुआत में ना, जब फर्स्ट एंग्लो अफगान वार हुई थी तो अंग्रेज हार जाते हैं उसमें, क्योंकि अफगानिस्तान की टेरेन बिल्कुल अलग थी, वहाँ पे अंग्रेजों को कोई एक्सपीरियंस नहीं था, और वो जो थे अफगान, वो वॉरफेयर में अपने इलाके में काफ़ी निपुण थे। और सेकंड एंग्लो अफगान वार जब होती है, उसमें ब्रिटिश कुछ खास कर नहीं पाते। तब उन्होंने अफगानिस्तान के लिए एक अलग पॉलिसी बनाने का सोचा। उन्होंने सोचा कि क्यों ना अफगानिस्तान को रशिया और इंडिया के बीच में एक बफर जोन बना दें। ऐसे में उस समय डुरैंड लाइन लगाई गई। डुरैंड लाइन लगाई गई बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान। आज की डेट में डुरैंड लाइन कहाँ पे है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। लेकिन उस समय पाकिस्तान था ही नहीं, इट वॉज अखंड भारत। तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में डुरैंड लाइन लगाई गई। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि रशिया और इंडिया के बीच में अफगानिस्तान एक बफर का काम करेगा। इसके लिए ब्रिटिश ने अफगानिस्तान को एक अलग इंडिपेंडेंट देश ही घोषित कर दिया और अफगानिस्तान के साथ दोस्ती बढ़ाने की कोशिश करी। अब इसका फायदा ये था कि अगर रशिया एक्सपेंशन करता है इंडिया की तरफ, तो पहले अफगानिस्तान के साथ उसको इन्वॉल्व होना पड़ेगा, और इन केस अगर अफगानिस्तान की सिक्योरिटी ब्रीच हो जाती है तो उसके लिए इंग्लिश ने अलग से नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस बनाया, जहां पे उन्होंने आर्मी कंटोनमेंट्स बनवा दिए। ठीक है, ये एक्चुअली सारी बात ब्रिटिश फ्रंटियर पॉलिसी के परव्यू में आती है। ठीक है जी, ब्रिटिश की ये कुछ फ्रंटियर्स पॉलिसी थी, जिसमें एक नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पॉलिसी है और एक नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर पॉलिसी है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर पॉलिसी को हम बाद के लेक्चर्स में देखेंगे। फिलहाल आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ मैं नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पॉलिसी के बारे में। ठीक है, तो अब ये जान लो कि फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर जो है 1839 से 1841 में हुई, और इसमें इंग्लिश जीत नहीं पाए। ये टाइमलाइन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि प्री में आपसे वो मैच द कॉलम में एक तरफ गवर्नर जनरल मेंशन कर देंगे और दूसरी तरफ इवेंट्स लिख देंगे। फिर आपको बताना होगा कि किस इवेंट के दौरान भारत में कौन सा गवर्नर जनरल था। ठीक है जी, अब जो इंग्लिश फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर हार जाते हैं तो वे 1843 में सिंध को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, और उस समय पर गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड एलनबरो। ठीक है जी, लॉर्ड एलनबरो वाज द गवर्नर जनरल एट दैट टाइम इन 1843। ठीक है, सिंध को एनेक्सेशन से ना, सिंध के एनेक्सेशन से रिलेटेड एक बैकग्राउंड स्टोरी है, वो मैं आपको थोड़ा सा सुनाता हूँ। इसको सुनो जरा, कि अलेक्जेंडर बर्न्स नाम का एक ब्रिटिश ऑफिसर होता था जो पहली बार इंडस रिवर में नेविगेट करता है। ठीक है, तो उसने वहां पर कुछ शहर की तरह दिखने वाले आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स को देखा। तो वहां ये काफी टाइम तक रुका और उन्हें स्टडी करता है। तो उसे लगता है कि 100 साल पुराना एक शहर है यहाँ पर, इस पर रिसर्च होनी चाहिए। जब रिसर्च हुई तो शहर हजारों साल पुराना निकला। दिस शोज हाउ एडवांस्ड वाज द इंडस वैली सिविलाइजेशन। सो अलेक्जेंडर बर्न वाज द फर्स्ट ब्रिटिश टू सी इंडस रिमेन्स। ये आपका एक फैक्ट हो गया। ठीक है, अब सिंध उस समय के दौरान जो है 4 पार्ट्स में डिवाइडेड था, और उन चारों पार्ट्स को वहां पे रूल करने वाले राजाओं को कहते थे आमिर। तो 4 प्रोविंस हो गए जी। ठीक है, उनको रूल कौन करता है? आमिर। 4 आमिर हो गए। तो इन चारों आमिर ने आपस में बैठकर बात करी कि आज इंग्लिश ने सिंधु नदी को देख लिया है, और इसके जो कमर्शियल पर्सपेक्टिव हैं कि वायबिलिटी कितनी है, इसको वो अब समझ चुके हैं, देख चुके हैं। ठीक है, तो इसका रिजल्ट ये हो सकता है कि अब सिंध की आज़ादी छिन जाएगी और अंग्रेज सिंध पर कर देंगे अटैक। अब इससे पहले ब्रिटिश कोई स्टेप लेते, सिंध के जो आमिर थे ना, उन्होंने अंग्रेजों को फ्रेंडशिप ऑफर करी और ट्रेड के लिए परमिशंस खुद ही दे दी, रास्ते दे दिए। जबकि अभी तो ब्रिटिश ने इसके लिए कोई बात ही नहीं करी थी, ना कोई रखी थी, और अमीर पहले डर के उनको परमिशंस दे देते हैं। इसमें सिंध की बस एक कंडीशन थी कि जब अंग्रेज यहाँ से ट्रेड करेंगे
तो हथियारों का लेन देन, हथियारों का ट्रेड सिंध के रास्ते से नहीं होगा। ठीक है, उन्होंने ये कंडीशन रख दी। अब अंग्रेज आपको पता है बहुत शरीफ थे, है ना, तो वो तो मानेंगे ही नहीं। चलो, इसके बाद इंग्लिश एक हथियारों का कंसाइनमेंट डिस्पैच करते हैं जिसको सिंध ने कन्फिस्केट कर लिया, क्योंकि हथियारों की डीलिंग तो बैंड थी सिंध में। ठीक है, अब इसकी रिटेलिएशन में, इसका बदला लेने के लिए इंग्लिश ने खुद कुछ नहीं किया, बल्कि महाराजा रणजीत सिंह के पास अपना एक रिप्रेजेंटेटिव भेजा, जिसने उनसे ये कहा कि हम आपके लिए गिफ्ट ला रहे थे, हथियार गिफ्ट ला रहे थे, जिसे सिंध ने कन्फिस्केट कर लिया, कब्जा लिया। अब आप देख लो कि ये आपकी बेइज्जती है या हमारी बेइज्जती है। एज ए रिजल्ट क्या होता है, अब आपको पता है पंजाबियों का। तो एज ए रिजल्ट महाराजा रणजीत सिंह अपनी पूरी फौज भेज देते हैं सिंध के अगेंस्ट, और सिंध वालों को अच्छी तरह से फिर वो पेलते हैं। ठीक है जी, सिंध वालों ने हाथ खड़े कर दिए कि आज के बाद इंग्लिश जो मर्जी लेकर जाएं सिंध के थ्रू, देयर विल बी नो इशू, हम नहीं रोकते किसी को। अब सब्सिडरी अलायंस के अंडर सिंध में ब्रिटिश रेजिडेंट भी अपॉइंट हो जाता है। ठीक है जी, तो सिंध को कर लिया सब्सिडरी अलायंस के अंडर अपने कब्जे में। ठीक है, और फोर्सेस भी ब्रिटिश की लग जाती है वहाँ पे। इस टाइम पर वैसे तो सिंध को एनेक्स करने की ज़रूरत नहीं थी, पर क्योंकि एंग्लो अफगान वॉर हुई थी और उसमें अंग्रेज हार गए थे, तो इस ह्यूमिलिएशन से बचने के लिए, अपने मतलब नेम शेमिंग से बचने के लिए, उन्होंने क्या किया, फेस को सेव करने के लिए अपनी पावर शो ऑफ करने का फैसला किया कि हम क्या करेंगे, सिंध के ऊपर अटैक करेंगे, जिससे हम वहाँ पे विक्टोरियस अपने आप को प्रूव करेंगे और हमारा फेस सेविंग हो जाएगी एक, कि हम इतने भी वीक नहीं है। एज ए रिजल्ट वो अप्रोच जो ब्रिटिश हैं वो करते हैं अप्रोच वहाँ पे सिंध में बने ब्रिटिश रेजिडेंट को। ठीक है, और उस ब्रिटिश रेजिडेंट का नाम क्या था, उसका नाम था जेम्स आउटरैम। ठीक है, तो आउटरैम को एलन बुरो बोलता है कि लड़ाई लड़ो और सिंध को जीतो। इसके आंसर में आउटरैम ने कहा कि सिंध तो फ्रेंडली है, ऑलरेडी फ्रेंडली ट्रीटीज हैं हमारी उनके साथ, सब्सिडरी अलाई भी है हमारा, तो इसको क्या ही लड़ाई करके हराना, ये तो टिक ही नहीं पाएगा हमारे आगे। एज ए रिजल्ट एलन बुरो आउटरैम को बोलता है कि आप निकलो, और आउटरैम की जगह वो अपॉइंट करता है चार्ल्स नेपियर को। ठीक है, तो यहाँ पे नेपियर का नाम इंपॉर्टेंट है, और जो नेपियर था ही वॉज ए नॉन एक्सपेंशनिस्ट। नेपियर अपनी डायरी में एक स्टेटमेंट लिखता है जो यूपीएससी को बहुत पसंद है, और वे डायरेक्ट पूछ लेते हैं क्वेश्चन जो है इस स्टेटमेंट के ऊपर, कि ये स्टेटमेंट किसने लिखी थी और किस कंटेक्स्ट में लिखी थी। तो वो स्टेटमेंट जरा सुनो। बोलता है कि वी हैव नो राइट टू सीज सिंध, येट वी शैल डू सो, एंड ए वेरी एडवांटेजियस, यूजफुल, ह्यूमेन पीस ऑफ रेस्केलिटी इट विल बी। अब इस स्टेटमेंट को समझाता हूं आपको कि वी हैव नो राइट टू सीज सिंध, हमें कोई हक नहीं है कि हम सिंध पर अटैक करें, क्योंकि अच्छे दोस्त हैं हमारे, पहले ही अपना काफी कुछ सरेंडर करके बैठे हुए हैं हमें। येट वी शैल डू सो, लेकिन फिर भी हम करेंगे, हमें करना पड़ेगा क्योंकि ऑर्डर्स है। एंड ए वेरी एडवांटेजियस, यूजफुल एंड ह्यूमेन पीस ऑफ रेस्केलिटी इट विल बी। इस लाइन को समझो जरा कि अभी अभी अफगानों से हार के आए थे, तो यहाँ सिंध में पावर शो करेंगे, नेम शेम से बच जाएंगे, और अब सिंध से जीतकर पंजाब को भी सराउंड कर लेंगे। ठीक है, अफगान्स को जीतने का स्कोप भी बढ़ जाएगा जब सिंध को जीत लेंगे। और रेस्केलिटी होता है धोखा, बदमाशी या पाप कर्म करना। ठीक है, तो आई होप आपको ये स्टेटमेंट पूरी समझ आ गई कि अब एक तो फेस सेविंग हो जाएगी, दूसरा पंजाब को सराउंड कर लेंगे, एनसर्कल कर लेंगे, तीसरा अफगान के साथ जो है कन्फ्रंट करने के लिए पावर भी ज़्यादा हो जाएगी। तो अ वेरी एडवांटेजियस, यूजफुल, ह्यूमेन पीस ऑफ रेस्केलिटी इट विल बी। ठीक है, ये चार्ल्स नेपियर ने अपनी डायरी में लिखा था। तो अब क्या होता है कि नेपियर जो है अपने एडवांस वेपन्स और फोर्सेस को लेके गया और दूसरी तरफ सिंध के पास पहुंच गया। ठीक है,
अब अंग्रेजों को देख के सिंध ने तो हाथ खड़े कर दिए कि हम नहीं लड़ सकते, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, आपके पास सारा कुछ एडवांस्ड है, हम तो आपके सामने टिक नहीं सकते, हम नहीं लड़ेंगे। तो लेकिन अब इंग्लिश बोलते हैं कि लड़ना तो पड़ेगा जी, हमें तो विक्टोरियस अपने आप को साबित करना है, तभी नाम आएगा हिस्ट्री में हमारा। तो ऐसे में क्या होता है, सिंध ने लड़ने से मना कर दिया, लेकिन इंग्लिश को तो बैटल में विक्ट्री का टैग चाहिए था। इसलिए अंग्रेजों ने सिंध को उकसाने के लिए उनके इमाम गाहों पर कर दिया अटैक अब, और बैटल हो गई स्टार्ट। बहुत ही जल्दी बैटल खत्म भी हो जाती है और इंग्लिश विक्टोरियस रहते हैं। ठीक है, तो बैटल खत्म होने के बाद नेपियर ने टेलीग्राम भेजा एलनबरो को, जिसमें लिखा था, ये स्टेटमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ऐसे ही पढ़ो, आई हैव सेंड, ठीक है, आई हैव सेंड, SIN ब्रैकेट में NE फिर D, आई हैव सेंड मतलब सिंध भी जीत लिया और पाप भी कमा लिया। और इस स्टेटमेंट पर भी क्वेश्चन आ चुका है मेंस में। ठीक है, सिंध होता है पाप और सिंध मतलब सिंध को उन्होंने हथिया लिया है। अब ये जो सिंध जीत लिया अंग्रेजों ने 1843 में, इसके उन्होंने पंजाब को एनसर्कल करना शुरू कर दिया इसके बाद। ठीक है, और वहां नए कंटोनमेंट्स बना दिए और हैवी फोर्सेस डिप्लॉय कर दी। और ये जो पॉलिसी थी एनसर्कलमेंट करने की पंजाब को, इसको कहते हैं पॉलिसी ऑफ एनसर्कलमेंट ऑफ पंजाब। और इस एनसर्कलमेंट से पंजाब भड़क उठा और इसके रिजल्ट में फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर शुरू हो जाती है। ठीक है जी, तो आई होप अब आपको ये सारा एंग्लो सिख वॉर से रिलेटेड कंटेंट समझ आ चुका है। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच।